राम राम सभी को। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। साथ ही आज कुछ एक क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं और ये पेपरों के अंदर पूछे गए वो क्वेश्चन हैं। साथियों कई ये मेरे मित्र हैं जो कई बोल देते हैं जी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर करवा दो, थोड़ा सा मतलब हाई लेवल करवा दो। साथियों पेपर के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है और पेपर में जो क्वेश्चन पूछ लिए उनका लेवल जो भी था वो तो पेपर के अंदर पूछा गया है। अब चीजें हमें पता था तो वो चीजें आसान लगती है और जो चीजें नहीं पता चलती तो वही चीजें मुश्किल हो जाती हैं। तो आप में से कुछ एक कोई क्वेश्चन आते भी होंगे, कुछ एक नई चीज भी आपको सीखने को जरूर मिलती है। जब मैं अपनी तरफ से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो क्वेश्चन आपको बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे और जबकि पेपरों के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जिसको शायद हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं। तो इस बात को मन से निकाल दें कि एक क्वेश्चन हमने माले प्रीवियस ईयर के पेपर के हैं तो ये आसान क्वेश्चन है। साथियों जो चीज पढ़ रखी वो आसान हमेशा होती है, जो नहीं पढ़ रखी वो हमेशा मुश्किल लगती है। तो साथियों इसमें से कई क्वेश्चन है जो नए क्वेश्चन भी मिलेंगे। चलो साथियों शुरू करते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है डॉक्टरों के द्वारा और बहुत डॉक्टरों के द्वारा सीएटी डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द सीटी सीएटी स्कैन का अर्थ बताना साथियों क्या है। आपने बहुत बार ये चीज सुनी होगी कि मैंने तो 2 बार सीटी स्कैन भी करवा लिया, बीमारी का पता नहीं चला, पता नहीं सर में दर्द रहता है, क्या चक्कर है, डॉक्टर ने सीटी स्कैन के लिए बोला था, सीटी स्कैन भी करवा लिया। तो साथियों वही है, इस सीटी स्कैन को सीटी स्कैन भी कहा जाता है। साथियों हम इसको बोलते हैं तो सीटी स्कैन ही बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया था इसका अर्थ क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो साथियों मैं ऑप्शन बताता हूं। पहला ऑप्शन दे रखा है कंप्यूटर एनालिसिस टेस्ट, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कंप्यूटर एनालाइज्ड टोमोग्राफी और चौथा ऑप्शन दे रखा है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टेस्ट। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन दे रखा है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। साथियों ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम सीटी स्कैन बोलते हैं। सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी इसकी फुल फॉर्म है और ये पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रातःकाल काफी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या है। तो सुबह सुबह आप देखते हैं जैसे ही थोड़ी सी मौसम सुहावना हो जाता है तो सर्दियों के मौसम में अक्सर देखते हैं पेड़ के ऊपर, छोटी घासों के ऊपर आपको दिखाई देती ओस की बूंदे। खेतों के अंदर भी आपकी फसलों के ऊपर, गेहूं की धान के ऊपर, गेहूं जौ के ऊपर आपको दिखाई देती है। तो साथियों इसका कारण क्या है ये पूछा गया था। प्रातः काल में मात्रा में ओस बनने का कारण क्या है। साथियों पहला ऑप्शन दे दिया साफ आसमान और तेज हवाएं, दूसरा ऑप्शन दे दिया बादल और तेज हवाएं, तीसरा ऑप्शन दे दिया साफ आसमान और शांत हवाएं और चौथा ऑप्शन दे दिया बादल और शांत हवाएं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा साफ आसमान और शांत हवाएं जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, शायद ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा नया जरूर मिलेगा तो इसको नोट जरूर कर लेना। सागा दाव किस धर्म का पर्व है। तो सागा दाव जो है ये आपको शायद नया मिलेगा। सागा दाव किस धर्म का पर्व है। साथियों ऑप्शन दे रखा है बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। तो आपने नाम सुना है हिंदू धर्म, तो इसका उत्तर होगा नहीं क्योंकि आपने सुन ही रखा और आप में से अधिकांश जो हैं इस बात से वाकिफ है कि हिंदू धर्म से तो संबंध नहीं होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म और ये भी पेपर के अंदर पूछा गया था तो बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। साथियों एक देश का नाम सुना होगा आपने, तिब्बत देश जो है। तो तिब्बत देश जो है उस तिब्बत देश में सागा दाव जो है ये बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है या बौद्ध धर्म के समर्थक जो हैं उनके द्वारा एक त्योहार जो है इसका आयोजन किया जाता है या एक पर्व है इसका आयोजन किया जाता है। और भारत का एक राज्य है सिक्किम राज्य, उस सिक्किम राज्य में सागा दाव पर्व है। इस सिक्किम राज्य के अंदर ये पर्व भी मनाया जाता है। तो भारत के कुछ एक राज्यों के अंदर मनाया
मनाया जाता है। जैसे पूर्वांचल के अंदर बात करें तो सिक्किम के अंदर ये मनाया जाता है। साथियों आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जहां मैंने कहा था कि जो लगातार चर्चा का विषय रहेगा पेपर में, वहां से क्वेश्चन बनने का, सवाल बनने का पूरे चांस होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, और प्रदेश का नाम दे दिया दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली भारत में निम्न में किन राज्यों के बीच स्थित है? संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, नाम है दादरा नगर हवेली, भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? साथियों ऑप्शन दे रखे आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दे दिया गुजरात और राजस्थान, तीसरा ऑप्शन दे दिया मध्य प्रदेश व गुजरात, चौथा ऑप्शन दे दिया गुजरात व महाराष्ट्र। तो साथियों जिस प्रकार से आपने ये प्रायद्वीपीय भारत में यहां से देखा है, तो प्रायद्वीपीय भारत में यहां पर जो खाड़ी पड़ती है उस खाड़ी को कहा जाता है खंबात की खाड़ी, और साथियों ऊपर यहां से जो खाड़ी बनती है इसे कहा जाता है कच्छ की खाड़ी। और कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी दोनों के दोनों भारत के किस राज्य के तट के सहारे हैं? गुजरात राज्य में। साथियों यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक उसका हिस्सा यहाँ है, इसे कहा जाता है दमन व दीव, दमन व दीव। और जहां दमन व दीव है इससे नीचे यहीं पड़ता है दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। तो दादरा नगर हवेली है साथियों, यहां से हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत सा हिस्सा कहाँ है, ये हिस्सा गुजरात का है, गुजरात का। और गुजरात से नीचे जो शुरू हो जाता है वो स्थान आ जाता है महाराष्ट्र। तो साथियों उम्मीद है आपको उत्तर पता चल गया होगा। डी ऑप्शन इसका उत्तर आ जाएगा कि संघ शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? तो एक राज्य का नाम है महाराष्ट्र और एक राज्य है आ जाएगा गुजरात। तो साथियों ये तो उत्तर आ जाएगा। अब ये चर्चा का विषय क्यों रहा था? आप सभी ने एक बात जानी थी कि भारत के अंदर 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। हम 2019 में जून से पहले की बात कर रहे हैं, तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। इन 29 राज्यों में एक राज्य का नाम था जम्मू कश्मीर, और ऐसा भारत में पहली बार हुआ है कि कोई राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो जम्मू कश्मीर जो राज्य था ये पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया, यूनियन टेरिटरीज बन गया। और जब यूनियन टेरिटरी बना तो इसके दो भाग में इसको तोड़ दिया गया था, जम्मू कश्मीर और दूसरा दे दिया था लद्दाख। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में इनका विभाजन हो गया। तो 29 राज्य से घटकर कितने राज्य हो गए? 28। और केंद्र शासित प्रदेश 7 से +2 हो गए, +2 होने के बाद कितने हो गए? 9 हो गए। लेकिन ये तो जुलाई 2019 के अंदर हुए थे सारी चीजें। लेकिन इसके बाद क्या था कि इसके बाद वर्तमान जो सरकार है, इस सरकार ने क्या किया, इन 9 केंद्र शासित प्रदेशों में एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम था दमन व दीव और एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम था दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। तो इन केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया। जो ये दमन दीव यहाँ है और यहाँ दादरा नगर हवेली है साथियों, इन दोनों के बीच के अंदर डिस्टेंस अगर देखी जाए तो 35 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और 35 किलोमीटर की डिस्टेंस आप सब लगभग कवर कर लेते हैं रोज के दिन जब पढ़ने के लिए अपने कोचिंग सेंटर में जाते हैं। तो 35 किलोमीटर कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। आप में से कई साथी आते हैं जो 30 किलोमीटर से आते हैं, 40 किलोमीटर से आते हैं, तो 35 किलोमीटर की डिस्टेंस है इन दोनों के बीच। इसलिए वर्तमान सरकार ने कहा इन दोनों के लिए अलग अलग प्रशासक की नियुक्ति की जाती थी, इन दोनों के लिए अलग अलग बजट पेश किया जाता था। क्यों ना इन दोनों को एक कर दिया जाए, तो एक ही बार में इनका बजट पेश कर दिया जाएगा और एक ही प्रशासन के द्वारा पूरे एरिया की देखरेख कर दी जाएगी। तो दादरा नगर हवेली और दमन व दीव दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो 2 को जब एक बना दिया तो 9 से घटकर केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और साथियों दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो है, इन दोनों को जब केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, केंद्र शासित प्रदेश इकट्ठा बना दिया, तो इन दोनों का नाम क्या बना? फिर आपके लिए ये रहेगा कि दोनों को नाम क्या दिया गया, दादरा नगर हवेली दिया गया कि दमन दीव दिया गया? तो साथियों दोनों को जब मर्ज किया गया तो दोनों को इकट्ठा ही नाम दे दिया, दादरा नगर हवेली व दमन व दीव, ये इनका वर्तमान के अंदर नाम है। और 26 जनवरी 2020, इस साल का 2020 गया जो, इस 26 जनवरी 2020
1920 से दोनों के दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। अब 9 से घटकर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी आ गई है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उम्मीद करता हूं साथी आपको ये बात पता चल गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन भी क्वेश्चन जहां से पूछा गया था उस क्वेश्चन को अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा तो भी आपको उत्तर आ जाना था, लेकिन कई सारे मित्रों को यहां भी दिक्कत हो सकती है, तो कोई बात नहीं, आगे के लिए ध्यान रखेंगे। और क्या ध्यान रखेंगे कि महावीर व बुध, महावीर व बुध दोनों ने किसके शासनकाल में, दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? किसके शासनकाल में उपदेश दिया? यानी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जो हैं, इन दोनों ने किसके शासनकाल में अपने उपदेश दिए थे? तो साथियों ऑप्शन दे रखा है अजातशत्रु, अजातशत्रु। दूसरा ऑप्शन दे दिया बिंबिसार, बिंबिसार। और तीसरा ऑप्शन दे दिया नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। और चौथा ऑप्शन दे दिया उदयन, उदयन ऑप्शन दे दिया। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बनेगा कि महावीर स्वामी और बुद्ध ने किसके शासनकाल में अपने उपदेश दिए थे? तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा बिंबिसार। साथियों बिंबिसार था कौन? तो आप सभी ने एक नाम सुना होगा कि भारत के अंदर जब 16 महाजन पढ़ते हैं, 16 महाजन पद पढ़ते हैं, तो इन 16 महाजन पदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजन पद था, उस शक्तिशाली महाजन पद का नाम था मगध। और जो ये मगध साम्राज्य था, इस मगध साम्राज्य की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो साथियों मगध साम्राज्य की नींव डाली गई थी वो बिंबिसार के द्वारा डाली गई थी। यानी मगध पर पहला, मगध पर पहला वंश की, पहला वंश, मगध पर पहला वंश जो था, इस पहले वंश की नींव किसने डाली थी? तो मगध पर पहला जो वंश था, इस वंश की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो बिंबिसार के द्वारा इसकी नींव डाली गई थी। अब साथियों जो बिंबिसार है, इसने किस वंश की नींव डाली थी? तो साथियों हर्यक वंश जो है, हर्यक वंश, ये हर्यक वंश की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? बिंबिसार के द्वारा डाली गई थी। तो साथियों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये भी आता है कि मगध की गद्दी पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मगध की गद्दी पर शासन करने वाला पहला शासक कौन था? तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। तो मगध की गद्दी पर शासन करने वाला पहला शासक कौन बना था? बिंबिसार बना था। साथियों ये बिंबिसार जो है, इसी के शासनकाल में महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे। बिंबिसार जो है, ये बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म, किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो साथियों ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और महात्मा बुद्ध को इसने एक बेलवन नाम के उद्यान, बेलवन उद्यान जो है, ये इसने उपहार में दिया था, दान में दिया था। तो महात्मा बुद्ध को जो है बेलवन उद्यान किसने दिया था? इसे बिंबिसार ने दिया था। साथियों इस बिंबिसार का एक उपनाम मिलता है। बिंबिसार का उपनाम क्या मिलता है? बिंबिसार का उपनाम मिलता है श्रेणिक। यानी बिंबिसार का नाम मिलता है श्रेणिक, जो है इसका उपनाम मिलता है। साथियों बिंबिसार के बारे में आगे क्या पढ़ेंगे कि बिंबिसार के बाद इसका पुत्र जो था, और पुत्र का नाम था अजातशत्रु, वो गद्दी पर बैठा था। और किस प्रकार गद्दी पर बैठा? बिंबिसार की हत्या कर दी और उसके बाद गद्दी पर बैठ गया अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो उसका बेटा बैठा था उदयन, जो उसका उत्तराधिकारी था। अब उदयन ने भी उसी परंपरा को मतलब लागू परंपरा को अपनाया कि अजातशत्रु की हत्या कर दी और उदयन गद्दी पर बैठ गया। यानी इस उदयन ने तो अपने पिता की हत्या कर दी अजातशत्रु की, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी बिंबिसार की। यानी पिता की हत्या करने के बाद पुत्र गद्दी पर बैठता था। इसी कारण इसे पितृहंता वंश के रूप में भी जाना जाता है। पितृहंता वंश के रूप में भी जाना जाता है। इसे पितृहत्या भी बोल सकते हैं, या पितृ हत्या भी नाम मिल जाता है। तो इसे पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से पितृहंता वंश जो है, इसका दूसरा नाम, या किस वंश का दूसरा नाम क्या था? तो हर्यक वंश जो था, इसी का नाम था पितृहंता वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। और भी इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट निकल के आ जाएंगे। राजगृह को किसने बसाया था? तो बिंबिसार ने राजगृह को बसाया था। और भी बहुत सारे फैक्ट हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री जब देखेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, पेशवा बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सका था? पेशवा
बाजीराव प्रथम कौन सा इलाका नहीं जीत सका था। तो साथियों ये दे रखा कौन सा इलाका नहीं जीत सका था, गुजरात, बुंदेलखंड, उड़ीसा और मालवा। तो साथियों जो बाजीराव प्रथम था, पेशवा बाजीराव प्रथम, ये कौन सा इलाका नहीं जीत सका था। तो साथियों इसने गुजरात के इलाके को भी जीत लिया था, इसने बुंदेलखंड के इलाकों को भी जीत लिया था और इसने मालवा के इलाके को भी जीत लिया था। उड़ीसा का इलाका इसने नहीं जीता था। और पेशवा बाजीराव प्रथम ही वह प्रथम पेशवा थे जो दिल्ली के ऊपर पहुंच पाए थे, दिल्ली की गद्दी तक पहुंच पाए थे। और दिल्ली तक कूच करने वाले पहले पेशवा कौन बने थे, यही बाजीराव प्रथम बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, बेगम अख्तर, क्वेश्चन जबरदस्त है। बेगम अख्तर संबंधित है, बेगम अख्तर संबंधित है साथियों संगीत से, नृत्य से, लेखक से और चित्रकारी। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा कि बेगम अख्तर जो है वो किससे संबंधित है। तो साथियों बेगम अख्तर जो संबंधित है वो संगीत से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है साथियों, और क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन देखो कई बार ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आ लिया, और पेपर में आ लिया तो ये जरूरी नहीं होता कि पेपर में आज की घटना 10 साल बाद नहीं पूछी जाएगी। अगर कोई ऐसी घटना है जो अपने आप में यूनिक कोई ऐसा है काम है तो वह पूछा जा सकता पेपर में। वह भूकंप जिससे सुनामी, वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुई, तो रिक्टर स्केल पर किसके नजदीक पाया गया, यानी रिक्टर स्केल पर उसका मापन क्या था ये पूछ रहा है। तो 9.3 उसका मापन था, बी ऑप्शन दे दिया 8.5 उसका मापन था, 10 मापन था और 7.6 मापन था। यानी रिक्टर स्केल जो है इसके ऊपर सुनामी जो है उसको अंकित किया गया था। तो कितना अंकित किया गया था साथियों, उत्तर आ जाएगा 9.3। यानी रिक्टर स्केल जो है, इस रिक्टर स्केल के ऊपर अंक कितने अंकित होते हैं, तो 0 से लेकर इसके ऊपर 10 तक अंक अंकित होते हैं। और ध्यान रखना सुनामी जो है, इस सुनामी को बताया जाता है कि 2004 के अंदर ये इंडोनेशिया जो आपने सुना होगा, इंडोनेशिया, इस इंडोनेशिया से इसकी शुरुआत हुई थी और इंडोनेशिया के बाद ये भारत तक भी पहुंच गई थी। तो श्रीलंका है, मालदीव है, इंडोनेशिया है और भारत है, ये इससे प्रभावित देश भी रहे थे। ये 2004 की सुनामी आई थी उसकी घटना है और पेपर के अंदर पूछी गई थी। पेपर 2015 का पेपर था। तो साथियों देखो 11 साल के बाद भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और रेलवे वगैरह के क्वेश्चन में तो 10-10, 15-15 साल क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन तो सदाबहार क्वेश्चन बन गया अब, और सदाबहार क्वेश्चन बन गया इसलिए पेपर के अंदर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, और अगला क्वेश्चन मैं कीवर्ड में बोर्ड पर लिख रहा हूं, वैसे आपको इनकी पीडीएफ में मिल जाएगी। आपने क्वेश्चन ध्यान रखना है कि पंचायती राज, आप कहेंगे ये क्वेश्चन तो लगभग दूसरी वीडियो के अंदर मिल ही जाता है। पंचायती राज डैश है, ये क्वेश्चन में ही पूछा गया था। पंचायती राज डैश है, और जो की निधि को साथियों फंड कहा जाता है, फंड FUND, फंड के लिए मुख्यतः, और उसके बाद फिर डैश दे रखा है, एक डैश यहाँ है, एक डैश यहाँ मुख्यतः के बाद है, डैश पर निर्भर है। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़े, पंचायती राज खालिस्तान है या डैश है जो कि निधि फंड के लिए मुख्यतः खालिस्तान पर निर्भर है। क्वेश्चन हो गया क्लियर? बिल्कुल हो गया। आगे ऑप्शन दे रखा है, पहले ऑप्शन में दे दिया एक प्रशासनिक ढांचा, और दूसरे कॉलम के अंदर अगर भरा जाएगा तो स्थानीय करो, और दूसरे ऑप्शन में बी ऑप्शन में दे दिया एक वित्तीय ढांचा और दूसरे ऑप्शन के लिए स्थानीय करो।
तीसरा ऑप्शन में दे दिया एक भौतिक ढांचा, तीसरे वो सेकंड ऑप्शन में भरने के लिए संपदा कर, और चौथा ऑप्शन दे दिया एक प्रशासनिक ढांचा, और लास्ट वाले उसमें कॉलम में डैश में भरा जा सकता है केंद्रीय सरकार से आर्थिक अनुदान। साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कि पंचायती राज क्या है? तो पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है, एक प्रशासनिक ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा। तो इसको इस खालिस्तान में तो ये भरा जाएगा। पर अब क्वेश्चन है पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो कि निधि फंड के लिए मुख्यतः केंद्र सरकार के, या डी ऑप्शन के अंदर दे रखा केंद्रीय सरकार से, केंद्रीय सरकार से आर्थिक अनुदान जो है, आर्थिक अनुदान, ये आर्थिक अनुदान पर निर्भर है। तो पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो निधि के लिए मुख्यतः केंद्र सरकार से आर्थिक अनुदान पर निर्भर है। तो साथियों ये और ये चौथे ऑप्शन में दे रखा था, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्रशासनिक ढांचा पहले वाले खालिस्तान में और दूसरे वाले खालिस्तान में केंद्र सरकार से आर्थिक अनुदान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कैलेंडर। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा था यार, ये ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिए क्या। तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर की किस क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर की किस तारीख के अनुरूप है? साथियों ऑप्शन दे रखे हैं 22 मार्च 1950, 1 अप्रैल 1950, 22 मार्च 1957, 1 जनवरी 1950। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बन पाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर बन पाएगा 22 मार्च 1957। साथियों ये किताब के अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर जो उसमें दे रखा था, और मैंने एज इट इसका जो उत्तर किताब में माना गया था वो इसका उत्तर हो जाएगा। मुझे शायद नहीं पता कि ये किस प्रकार से निकाला जाता था, तो आप भी शायद कहीं ना कहीं से कोशिश कर लेंगे। तो मैं तो इतना ही बता पाऊंगा इस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन ये उत्तर तो पता चला, क्वेश्चन पेपर में आया था, तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या माना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि भारत व तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? कौन सी सीमा रेखा है? बॉर्डर की जो लाइन है, सीमा रेखा जो है कौन सी है? तो साथियों आपने ऑप्शन दे रखा है रेड क्लिफ रेखा, दूसरा ऑप्शन दे रखा द डूरंड रेखा, तीसरा ऑप्शन दे दिया मैकमोहन रेखा, और चौथा ऑप्शन दे दिया 19वीं समानांतर रेखा, यानी 19वीं पैरेलल लाइन जो है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा? साथियों आपने पहला ऑप्शन दे सुना रेड क्लिफ, तो आपने सुना रेड क्लिफ, तो दिमाग में आया भारत पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। दूसरा दे रखा डूरंड रेखा, आपने सुना भारत अफगानिस्तान के या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। तीसरा ऑप्शन दे दिया मैकमोहन। तो साथियों मैकमोहन रेखा जो है ये आपने पढ़ रखा भारत और चीन के बीच पढ़ रखा है। चौथा ऑप्शन दे दिया 19वीं समानांतर रेखा, 19वीं समानांतर रेखा। तो साथियों आपने मैप के ऊपर इतना जरूर पता है, जैसे भारत का अगर रफली इस प्रकार से मैप बनाने की कोशिश भी करें तो कोई बात नहीं, ये भारत है। और आपने तिब्बत को यहाँ कहीं पढ़ रखा होगा, तिब्बत है। और आप सब जानते हैं भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जो कर्क रेखा गुजरती है वो 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसे कर्क रेखा कहा गया था। अब कर्क रेखा से नीचे ही होगी 19वीं समानांतर रेखा, इससे ऊपर तो जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ से कहीं से गुजरी हुई है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा।
अब 0 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगी कि 19-20 समानांतर रेखा आएगी कि नहीं आएगी साथियों, इतना तो क्लियर हो गया। तो डी ऑप्शन भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो आपने इतना पढ़ लिया था तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान या पाकिस्तान अफगानिस्तान, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन पढ़ रखा है, लेकिन भारत और तिब्बत पूछा गया था तो ऑप्शन में शायद गड़बड़ कर रखी होगी। साथियों गड़बड़ नहीं कर रखी, बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूछा गया था और उसी के ऊपर बात करते हैं। साथियों यहाँ भारत है, यहाँ भारत है और ऊपर वाला ये हिस्सा तिब्बत का है। साथियों आप सब जानते हैं यहाँ से शुरू हो जाता है और यहाँ तक एक बहुत बड़ा ड्रैगन आपने सुन रखा है, अखबारों के अंदर भी पढ़ते हैं, न्यूज में भी सुनते हैं कि चाइना चाइना चाइना। तो चाइना जो है ये इतनी दूर में फैला हुआ है। अब साथियों अगर इसकी बात करें तो भारत और तिब्बत जो है, इस भारत और तिब्बत के बीच में यहाँ पर एक देश पड़ता है जिस देश का नाम है नेपाल। और साथियों नेपाल से इधर तिब्बत देश आ जाता है और तिब्बत और नेपाल के बीच छोटा सा एक विवाद चल रहा था और दोनों के बीच विवाद चल रहा था। तो भारत ने कहा कि आप बीच में क्यों, मतलब क्यों इस बात को लेकर कर रहे हैं, तो हमारे साथ तिब्बत की जो भी सीमा लगती है उस सीमा में हम क्या कर देंगे, मतलब सीमा बना देंगे। तो भारत के साथ आधी सीमा साझा कर दी किसने, तिब्बत देश ने, कि आधी बाउंड्री बॉर्डर जो है वो हमारा तिब्बत के साथ लग जाएगा। 1906 के अंदर साथियों तिब्बत देश जो है 1906 में इस तिब्बत देश पे चाइना ने अटैक कर दिया और चाइना ने इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। और जैसे कब्जा किया था तो कब्जा करने के बाद 6 वर्ष के बाद 1912 में जिस शासक ने कब्जा किया था उसका नाम था मांचू या मांचू, उस शासक की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो छोटा जो जब दबाया हुआ क्षेत्र था वो उभरने की कोशिश करता है और जैसे ही उभरने की कोशिश करता है तो 1912 के 2 साल बाद 1914 में शिमला कन्वेंशन हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। आप सब वाकिफ होंगे इन छोटे छोटे नामों से। शिमला समझौता 1914 के अंदर हुआ था। जो 1914 में शिमला समझौता हुआ साथियों, ये शिमला समझौता था, इसी के तहत जो है ये तिब्बत के साथ भारत की सीमा जो लगती थी वो भारत और तिब्बत के साथ लगती थी। कौन सी रेखा लगती थी, वो मैकमोहन रेखा लगती थी। 1914 के अंदर जब तिब्बत पर अधिकार कर लिया था चाइना ने, तो चाइना की भारत के साथ सीमा लगने लगी। भारत की अब सीमा किसके साथ लगने लगी, चाइना के साथ। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो भारत की सीमा चीन के साथ लगती थी, तिब्बत के साथ लगती थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। उसके बाद चीन का अधिकार कर लिया, तिब्बत पर अधिकार कर दिया चीन ने, तो भारत की सीमा किसके साथ लगने लगी, चाइना के साथ लगने लगी। साथियों आपने एक और पढ़ा होगा 1959 के अंदर चीन ने दोबारी से अपना, क्योंकि आधी सीमा उसने चीन ने वापस खींच ली थी, तो ऐसी स्थिति में तिब्बत के ऊपर चाइना ने फिर से अटैक कर दिया 1959 में। और 1959 में जब चीन ने तिब्बत के ऊपर अपना अधिकार किया या अटैक किया था तो उस समय दलाई लामा, आपने सबने नाम सुन रखा है दलाई लामा, तिब्बती जो धर्मगुरु हैं। तो दलाई लामा जो है, ये दलाई लामा वहां से तिब्बत से भागकर कहाँ आ गए थे, भारत की शरण में आ गए थे। और चाइना ने कहा कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को आप भारत ना आने दे, भारत से उसको वापस भेज दे, बाकी काम हमारा हम देख लेंगे। तो भारत ने इसको शरण दे दी थी दलाई लामा को। और यही कारण रहा था साथियों 1962 में जो चाइना ने अटैक किया था, चाइना ने युद्ध किया था, वो यही कारण रहा था। और इसी युद्ध के अंदर आपने सबने नाम सुना होगा अक्साई चीन। अक्साई चीन जो जम्मू कश्मीर का यहाँ का हिस्सा जो है वो अक्साई चीन, ये वाला हिस्सा, ये अक्साई चीन जो है इस पर चाइना ने अपना अधिकार कर दिया। अक्साई चीन जो उस समय जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता था लेकिन वर्तमान में लद्दाख का हिस्सा है। तो अक्साई चीन प्रांत चाइना ने मतलब भारत का कब्जा कर लिया था। तो सारी तो इतने सारे ये छोटे से फैक्ट थे। बस ध्यान क्या रखेंगे कि भारत और तिब्बत के बीच पूछा गया था तो मैकमोहन रेखा इसको उत्तर आ जाएगा। वास्तविक रूप से ये भारत और तिब्बत के बीच है, लेकिन किताब के अंदर आपको मिल जाता है भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो साथियों 1 रुपए का जो नोट है इसके ऊपर हस्ताक्षर कौन करता है। ऑप्शन दे रखा वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव और गृह मंत्री।
₹1 के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? तो साथियों कौन हस्ताक्षर करता है? अधिकांश मित्र चांस ले लेंगे, कुछ एक जरूर लेंगे, अधिकांश नहीं तो, कि आरबीआई का गवर्नर करता है। साथियों ₹1 के नोट के ऊपर आरबीआई का गवर्नर नहीं करता। ₹1 से जितने भी बड़ी करेंसी आगे है, जितने बड़े नोट है, उन सभी पर आरबीआई का जो गवर्नर है वो उसके ऊपर हस्ताक्षर करता है। ₹1 के नोट के ऊपर जो हस्ताक्षर करता है साथियों वो है वित्त सचिव। वित्त सचिव। अभी वित्त सचिव कौन होता है? तो साथियों वित्त सचिव होता है जो वित्त मंत्रालय, हमारा फिनांस मिनिस्ट्री जो है, इस फिनांस मिनिस्ट्री के अंडर में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी है, तो इस आईएएस अधिकारी में जो भी वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी होता है, वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी जो होता है, ये वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी ही वित्त सचिव बन पाता है। तो वरिष्ठतम जो सीनियर मोस्ट आईएएस होता है, अधिकारी होता है, यही वित्त सचिव बनता है। तो वित्त सचिव जो भी वित्त मंत्रालय का वित्त सचिव होता है वो हमेशा ₹1 के नोट के ऊपर हस्ताक्षर करता है। साथियों अगर वर्तमान की बात की जाए तो अजय भूषण पांडे जो है, अजय भूषण पांडे, तो अजय भूषण पांडे कौन है? वर्तमान के अंदर वित्त सचिव हैं। इन्होंने राजीव कुमार जो है उनका स्थान लिया है अजय भूषण पांडे ने। साथियों मेरे साथ एक बार ये क्वेश्चन मैंने करवाया था कहीं पर, और उस समय कई सारे मेरे मित्रों ने वाद के अंदर मेरे पास मैसेज कर दिया कि सर ये कौन है। तो एक नाम उन्होंने मेरे पास भेजा था, कौन सा नाम भेजा था? वो नाम भेजा था देवाशीष पांडे। तो बोले कि सर देवाशीष पांडे भी तो हम गूगल करके देखते तो हमें ये भी तो नाम दिखाता है कि वित्त सचिव जो बनी है देवाशीष पांडे बनी है। तो साथियों दोनों के अंदर फर्क क्या है? ये है कि ये है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना, ये नहीं है लेकिन ये कुछ तो है। लेकिन अगर पूछा जाए कि वित्त सचिव कौन है, तो वित्त सचिव है अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे वित्त सचिव है। राजीव कुमार इनसे पहले थे, राजीव कुमार के स्थान पर अजय भूषण पांडे है। जैसे ही एक वित्त सचिव है या वित्त मंत्रालय है, तो वित्त मंत्रालय के अंदर सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होगा वो तो कहलाएगा वित्त सचिव। अब उस वित्त मंत्रालय के अंदर बहुत सारे तो विभाग हैं, छोटे छोटे बहुत सारे तो काम होते हैं। जैसे व्यय विभाग है, उस व्यय विभाग के अंदर व्यय विभाग भी है, व्यय विभाग। तो व्यय विभाग जो है, इस व्यय विभाग भी है, और एक आर्थिक मामलों का विभाग है, आर्थिक मामलों का विभाग का भी सचिव है, और एक सचिव है वित्तीय सेवा जो है, वित्तीय सेवा। ये वित्तीय सेवा के जो सचिव हैं, तो साथियों इतने और भी बहुत सारे सचिव होते हैं। जैसे व्यय विभाग का भी सचिव होता है, और आर्थिक मामलों का भी सचिव होता है, और वित्तीय सेवा का भी सचिव होता है। तो इतने सारे सचिव है, तो इन सचिवों को भी कहीं ना कहीं नियुक्त किया जाता है। तो जो नियुक्त करता है, तो इसमें जो वित्तीय सेवा सचिव जो हैं, वो वित्तीय सेवा सचिव जो हैं वो देवाशीष पांडे है, और वित्त सचिव जो हैं वो अजय भूषण पांडे है। इस प्रकार से अन्य और भी बहुत सारे सचिवों को नियुक्त किया जाता है। साथियों अजय भूषण पांडे जो है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? पेपर के अंदर अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि वित्त सचिव जो है, इस वित्त सचिव को नियुक्त कौन करता है? तो साथियों क्या इसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और इनमें से कोई नहीं? इस प्रकार से दे सकता ऑप्शन में। तो साथियों ध्यान रखेंगे, कैबिनेट जो है, इस कैबिनेट की अपॉइंट कमेटी होती है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति होती है। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो है, ये कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो है, ये कैबिनेट नियुक्ति समिति ने वित्त सचिव को नियुक्त किया था। या वित्त सचिव को नियुक्त कौन करता है? तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो है, ये इसको नियुक्त करती है, अपॉइंट करवाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन है, कपास प्राप्त होता है, यानी कपास जो कॉटन है, कपास किससे प्राप्त होता है? तो साथियों ऑप्शन है तने से, पत्तियों से, बीज से और जड़ से। तो साथियों क्या उत्तर आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा बीज। कपास किससे प्राप्त होती है? कपास बीज से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमालय पर्वतीय पहाड़ियों से, हिमालय की पर्वतीय पहाड़ियां म्यांमार भाग से नहीं लगती, म्यांमार भाग से संलग्न नहीं है, ऐसा कहा है, नहीं लगती या संलग्न नहीं है। तो साथियों ऑप्शन दे रखे हैं लुसाई, ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं कहीं से,
कोई नहीं, ऐसे देखते हैं। तो ऑप्शन दे रखा लुसाई, लुसाई, पटकईबम, नागा पहाड़ियां और जयंतिया पहाड़ियां। ये चार ऑप्शन है ए बी सी डी। तो किससे नहीं, मतलब म्यांमार के साथ कौन सी संलग्न नहीं होती? तो साथियों आप सब जानते हैं यहाँ से हिमालय पर्वत इस प्रकार से फैला हुआ है, और जो हिमालय पर्वत फैला हुआ है साथियों, हिमालय पर्वत की लंबाई अगर बात की जाए तो हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। लेकिन जब आप क्षेत्रीय विस्तार से और प्रादेशिक विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हिमालय को आप 2400 किलोमीटर के अंदर तो सीधा सीधा पढ़ते हैं, और प्लस 100 किलोमीटर में आप उनको पढ़ते हैं, वो कहलाती है पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो साथियों जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं 100 किलोमीटर में, ये भी हिमालय का भाग है। और जैसे ही हिमालय यहां से बैंड होता है, हेयरपिन बैंड बोलते हैं इसको, ये बैंड होता है तो यहीं पर भारत का एक राज्य आ जाता है जिस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आप यहां देखते हैं तो एक राज्य आता है मणिपुर, नागालैंड आता है। मणिपुर, मिजोरम, ये चार राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो पहाड़ियां हैं साथियों, नाम से भी पता चल जाएगा आपको, नागालैंड के अंदर जो पहाड़ियां हैं उन्हें कहा जाता है नागा हिल्स, नागा पहाड़ियां। मणिपुर के अंदर जो पहाड़ियां उन्हें कहा जाता है मणिपुरी पहाड़ियां, और मिजोरम के अंदर जो पहाड़ियां हैं उन्हें कहा जाता है मिजो पहाड़ियां, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो पहाड़ियां हैं उन्हें कहा जाता है पटकईबम। तो ये पटकईबम यहाँ है। अब आप कहेंगे मिजो पहाड़ियां जो हैं इन्हीं को लुसाई के नाम से भी जानते हैं, मिजो पहाड़ियों को लुसाई के नाम से भी जानते हैं, ये भी क्लियर होगा। यहाँ भारत का जो आप पढ़ते हैं, यहाँ पर असम राज्य है, असम राज्य के बाद यहाँ मेघालय है। तो यहाँ पर साथियों 2-3 पहाड़ियां हैं, आप सब ने पढ़ रखी होगी। उन पहाड़ियों के नाम है यहाँ से गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। साथियों गारो खासी जयंतिया है, ये म्यांमार के साथ नहीं लगती। तो गारो खासी जयंतिया है, ये पूर्वांचल का भी भाग नहीं है, ये पूर्वांचल के भाग में भी नहीं है। तो फिर ये किस में शामिल है? ये प्रायद्वीपीय पठार में शामिल है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग मानी जाती हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग मानी जाती है। और प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आपने नाम सुन रखा सबने, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर पठार, ये छोटा नागपुर का पठार है, तीनों की तीनों गारो खासी जयंतिया। तो साथियों बस आज इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और सुहावना मौसम है, बारिश का मौसम है, पढ़ने लायक मौसम है। बाहर घूमने की अपेक्षा थोड़ा थोड़ा करके अपने पढ़ाई को ऊपर टाइम दें, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ये तो मान के चलेंगे पेपर तो होना तय है, चाहे वो 2 महीने बाद हो, चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो। अगर 1 साल बाद होगा तो हमें अपनी तैयारी और ज्यादा भयंकर करनी है, क्योंकि 1 साल वो बच्चा भी कंपटीशन में आ जाएगा जो 6 महीने बाद पढ़ने लगेगा। 6 महीने बाद पढ़ने लगेगा, वो भी हमारी फाइट के अंदर जुड़ जाएगा। और पेपर जितना लेट होगा उतनी हमारे लिए सिरदर्दी हो सकती है, यानी जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिरदर्दी हो सकती है। क्योंकि अगर 2 साल बाद पेपर होगा तो पिछले 1 साल के 1.5 साल के बीच का जो गैप है, इस दौरान भी तो कुछ नए बच्चे होंगे जो तैयारी करने लगेंगे, तो वो भी तैयारी में शामिल हो जाएंगे। छोड़ने वाले बहुत कम होंगे, क्योंकि तैयारी करेगा। इस लॉकडाउन ने एक चीज तो जरूर सिखा दी है, सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकारी नौकरी की अहमियत क्या है, ये चीज इस लॉकडाउन ने हमें सिखा दी है। तो साथियों ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट रखें। पेपर जब भी होगा, अच्छा पेपर बनने की कोशिश, पेपर अच्छा बनेगा। पेपर के अंदर शायद संभावना होगी कि जो पढ़ाई को निरंतर कंटिन्यू रखेगा शायद वो स्कोर भी अच्छा लेके चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय हरियाणा।